प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के अध्ययन करने के बाद द्विघात बहुपद की जानकारी प्राप्त करने के बाद अब हम पहुंचते हैं द्विघात समीकरण पर। आज की कक्षा में हम लोग द्विघात समीकरण का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण को जानने से पहले हमें पुनः द्विघात बहुपद की ओर सोचना होगा। द्विघात बहुपद क्या है? हम जानते हैं पहले से ऐसा बहुपद जिसका उच्चतम घातांक 2 होता है द्विघात बहुपद कहलाता है। उदाहरण के स्वरूप पर हम जान चुके हैं x² + 4 यह भी एक हमारा द्विघात बहुपद है। परंतु जब बात आती है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो हम कहते हैं द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है वह है ax² + bx + c। यह हमारे द्विघात बहुपद का मानक रूप कहलाता है। अब अगली कड़ी में हम इसे कहें कि यह द्विघातीय त्रिपद व्यंजक भी है। इसका नाम दो घात वाला 3 पदों वाले व्यंजक के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग अपनी गणित की भाषा में इसे द्विघात बहुपद भी कहते हैं। यदि यह मानक रूप हमारे px बराबर माने जाएं, px बराबर ax² + bx + c होगा, जहां px एक बहुपद का मानक रूप है। इस बहुपद के मानक रूप को यदि शून्य से तुलना कर दी जाए तो वह द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण में बदल जाता है। अब आइए हम लोग जानें द्विघात समीकरण क्या होगा। यदि यह मान px बराबर ax² + bx + c, जहां की हम जानते हैं a, b तथा c ये हमारी सभी वास्तविक संख्याएं हैं और जिसे हम अचर राशियों के नाम से जानते हैं, और यहाँ चर राशि हमारी x है जिसके मान को हमें प्राप्त करना है। px बराबर ax² + bx + c अगर ये द्विघात बहुपद है तो यदि px का मान हम शून्य के बराबर कर दे तो यह द्विघात समीकरण के रूप में बदल जाता है। आइए अब हम चलते हैं द्विघात समीकरण है क्या। आइए अब हम चलते हैं द्विघात समीकरण क्या है और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। हम द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 यह हमारा एक द्विघात समीकरण है जिसे हम इसके px बराबर, जहां यह px एक बहुपद था, वह px बराबर 0 लिख सकते हैं। जैसा हमने अभी बताया आपको कि यह px बराबर अगर हमारा एक बहुपद हो द्विघातीय ax² + bx + c ऐसा है जहां a ≠ 0 है, a b c हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, तो यह एक बहुपद था। अब इस बहुपद को यदि शून्य से हम तुलना कर दिए तो प्राप्त हो गया ax² + bx + c = 0। प्यारे बच्चों, इसी चीज को हम द्विघात समीकरण का मानक रूप के से जानते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि कोई अगर बहुपद दिया गया है तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि यह द्विघात बहुपद है अथवा नहीं। मैं परिभाषा में शुरू में ही बता दिया था आपको कि ऐसा बहुपद जिसका उच्चतम घात 2 होता है द्विघात बहुपद के नाम से जाना जाता है। अब जहां जो भी हमें बहुपद दिए जाएंगे, अगर उस बहुपद में चर राशि पर अगर उच्चतम घात 2 लगा हुआ है तो वह हमारा द्विघात बहुपद और उससे बना हुआ समीकरण द्विघात समीकरण होगा। अन्यथा की स्थिति में अगर 2 घात नहीं लगा है, उच्चतम घात 2 नहीं है, तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे हम ये कहें, क्या यह x³ + 4x² + 5x + 6 = 0, क्या यह द्विघात समीकरण है? नहीं।
यह द्विघात समीकरण कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका उच्चतम घात 2 नहीं बल्कि क्या है, 3 है। इस प्रकार हम कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। आइए हम द्विघात समीकरण को हम प्रश्नों की ओर जाते हैं। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप x² + bx + c = 0 है, जैसे हम कोई क्वेश्चन लें x² + 5x + 6, या अगर इतना लिख के हम छोड़ते हैं तो इसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। यदि हम इसे शून्य से तुलना कर देते हैं तो यह बन जाता है द्विघात समीकरण। प्यारे बच्चों, अब आगे हम चलते हैं। द्विघात समीकरण जानने के बाद द्विघात समीकरण को हल करना है। मैं पिछली कक्षा में बता चुका हूं आपको कि किसी भी बहुपद को जब हम हल करते हैं तो वह उसका शून्यक होता है, वह उसका मूल होता है, वह उसका हल होता है। यदि इस द्विघात समीकरण को हल किया जाएगा तो इसके 2 शून्यक प्राप्त होंगे, इसके 2 मूल प्राप्त होंगे, इसके 2 हल प्राप्त होंगे। हम उस मूल को ही उसका हल भी कहते हैं और उसके हल को ही हम शून्यक के नाम से जानते हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने शून्यक का ही अध्ययन किए थे। यहाँ पर हम लोग द्विघात समीकरण के हल को मूल के रूप में जानेंगे। आइए हम पढ़ते हैं द्विघात समीकरण के हल करने की विधियां। द्विघात समीकरण के हल करने की विधियां। प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कुल हमारी 3 विधियां बताई गई हैं, जिसमें पहली विधि का नाम है गुणनखंड विधि। पहली विधि का नाम है गुणनखंड विधि। दूसरी का नाम है श्रीधराचार्य विधि या श्रीधराचार्य की सूत्र विधि। तीसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर। द्विघात समीकरण के हल करने की ये 3 विधियों का अध्ययन हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है, जिसमें से पहली विधि सबसे आसान विधि कही जाती है, गुणनखंड विधि। और गुणनखंड विधि को हम अपनी पिछली कक्षाओं में भी गुणनखंड द्विघातीय त्रिपद व्यंजकों को गुणनखंड करने में इसका प्रयोग करना जान चुके हैं। आइए हम सबसे पहले इन तीनों विधियों में से सीखते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0 होता है। ऐसे रूप में दिए गए हमारे जो द्विघात समीकरण होंगे, उन्हें यदि गुणनखंड विधि से हल करना है तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान देना आवश्यक होगा आपको। यदि a = 1 है, यदि इस a b c हमारी जो वास्तविक संख्याएं हैं, जहां a ≠ 0 की दशा में रहता है, लेकिन यदि a का मान 1 है, ऐसी दशा में c के पद को इस प्रकार से हम खंडित करेंगे, 2 पार्ट में इस प्रकार से खंडित करेंगे कि यहाँ आए हुए अंकों का जोड़ अथवा घटाना इस b के बराबर हो जाए। इसके बाद आए बने हुए बहुपद में कॉमन विधि द्वारा हम गुणनखंड कर लेंगे, पुनः उसका हल अथवा मूल अथवा शून्यक प्राप्त कर लिया जाएगा। उदाहरण के स्वरूप हम देखें, x² + 5x + 6 = 0। बच्चों ध्यान से देखो हमारी बात। मैंने कहा था एक ही जगह पर एक हो। देखो यहाँ एक छिपा हुआ है यहाँ पर,
प्रतिभा होने के कारण हम कह रहे हैं कि इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से यदि हम तुलना करें तो c के स्थान पर क्या प्राप्त हो रहा है 6। अब c के हम कहे हैं कि c का ऐसा दो गुणनखंड बताओ जिनके आए हुए पदों का जोड़ अथवा घटाना इस मध्य पद b के बराबर हो जाए। इसका गुणनखंड 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2 भी होगा। बताओ 3 दूना 6 और 3 दूना 6 होगा 3 और 2 तिया 6 होगा। इन दोनों में अगर 2 में 3 जोड़े तो भी 5 आ जाएगा, 3 में 2 जोड़े तो भी 5 आ जाएगा। अब इसके गुणनखंड करने के लिए x स्क्वायर प्लस इसके जो पद मिले हैं आप चाहे 2 चाहे 3 कोई पहले लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं उठता। 2 प्लस 3 इंटू x प्लस 6 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों इनमें से जोड़ा बनाएंगे हम और कॉमन विधि द्वारा कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने में x कॉमन निकालने पर x प्लस 2 होगा प्लस 3 कॉमन निकालने पर x प्लस 2 होगा इक्वल टू 0 लिखना नहीं भूलेंगे। आगे की कड़ी में जब हम पढ़ें तो x प्लस 2 एक कोष्ठक में होगा, एक कोष्ठक में होगा और प्लस ना दूसरे कोष्ठक में बच गया हमारा x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब हम लोग केवल गुणनखंड के लिए बहुपद का गुणनखंड करते थे तो हम यहीं छोड़ देते थे, परंतु यह ध्यान रखना है यह केवल गुणनखंड नहीं है, यह द्विघात समीकरण है। आइए हम द्विघात समीकरण का हल हमें प्राप्त करना है, x के मान प्राप्त करने हैं। अगली कड़ी में जब हम जाएं कि x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 0, दो पदों का गुणनफल अगर 0 हो रहा है तो या तो दोनों में से कोई न कोई एक पद शून्य अवश्य होगा। हम इसका यहाँ डिफाइन करें, यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2, x के एक मान प्राप्त हो गए। यदि यहाँ देखें यदि x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या होगा -3। इस प्रकार से हमारे x के दो शून्य अथवा दो मूल अथवा दो हल प्राप्त हो गए, वह है ऋण 2 ऋण 3। इस प्रकार आंसर होगा द्विघात समीकरण का हल -2 -3। आइए अब हम एक दूसरे उदाहरण की ओर चलें। दूसरा उदाहरण लिया जाए 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों अभी हमने आपको थोड़े देर पहले बताया कि इसका मानक द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, परंतु कंडीशन थी कि a इक्वल टू 1 हो। a इक्वल टू 1 होने के बाद हमने c का ऐसा खंड किया था कि जिसका मध्य पद के साथ जोड़ने और घटाने पर प्राप्त हो रहा था वह राशि। अब हम देखेंगे a नॉट इक्वल टू 1, a 1 के बराबर नहीं है। अगर ये 1 के बराबर नहीं है और ये भी शर्त पहले से लगी हुई है कि a 0 के बराबर भी नहीं है, क्योंकि यदि a 0 के बराबर हो जाएगा तो यह द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। अगर a 1 के बराबर नहीं है तो फिर क्या है भाई, 1 के अलावा कोई राशि हो सकती है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से देखिए यहाँ a की जगह पर कितना है, a की जगह पर यहाँ 4 है। अब c की जगह पर यहाँ
-5 है और b की जगह पर यहाँ -1 है। ऐसे कंडीशन में जहां पर a नॉट इक्वल टू 1 होता है वहां हम लोग a और c के पदों का आपस में गुणा करते हैं। आए हुए गुणनफल का पुनः गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड ऐसा प्राप्त करते हैं जिनका योगफल अथवा अंतर मध्य पद के बराबर हो जाए। देखो बेटा, a की जगह पर 4 है, c की जगह पर 5 है। ध्यान से हम दोनों को देखेंगे। a की जगह पर 4 है, c की जगह पर 5 है। 4 में 5 का गुणा करेंगे, प्राप्त कितनी हुई राशि? 20 हमको प्राप्त हो गई। हम पुनः 20 का ऐसा खंड करेंगे जिसका या तो योगफल करना पड़े या तो अंतर करना पड़े। योगफल या अंतर मध्य पद 1 के बराबर हो जाए। b की जगह पर कितना है? 1 है, इसलिए मध्य पद 1 को लाना है। आइए, हमको गुणनखंड भी यही दिखाई दे रहा है। 5 गुणे 4, 5 में 4 का गुणा किया 20 पाया और 5 में से 4 घटाया कितना पाया? 1। यही सामने दिख रहा है। आगे ले जाइए अपने टेबल पर। 4x²। अब इस 1 को प्राप्त करने के लिए यही विधि का प्रयोग यहां कर रहे हैं। माइनस को ज्यों का त्यों लगा दीजिए। 5 - 4, 5 और 4 कहां से पाए हो? 4 यहां और 5 यहां। 4 और 5 का गुणा किया 20 पाया, 5 में से 4 घटाया 1 पाया। ये है इंटू x ज्यों का त्यों ले लेंगे। -5 = 0। आप ध्यान से देखो, इस ब्रैकेट को हमें तोड़ने हैं। 4x² - 5x माइनस और माइनस मिलके प्लस 4x - 5 = 0। आगे बढ़ो। 4 ना केवल x कॉमन निकाल लीजिए यहां से, तो आप प्राप्त करोगे 4x - 5 और प्लस 1 कॉमन निकाल लेंगे यहां से, तो 4x - 5। गुणनखंड विधि में हम जानते हैं कि यहाँ ब्रैकेट्स में एक ही पद होने चाहिए। अब दोनों से एक कॉमन निकाल लीजिए। आगे क्या पा गए? 4x - 5 एक ब्रैकेट्स में, दूसरे में x + 1 = 0। शून्य लिखना हम कदापि नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये द्विघात बहुपद नहीं, ये द्विघात समीकरण है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। दोनों पदों के गुणनफलों का योग अगर 0 के बराबर है, गुणनफलों का मान 0 है, कोई न पद एक पद 0 हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 4x - 5 = 0 यदि लेके चले आगे, या 4x = 5 then x = 5/4। ये x के एक मान प्राप्त हो गए, एक मूल प्राप्त हो गए। अब दूसरे के लिए देखिए, यदि x + 1 = 0 then x = -1। इस प्रकार से हमारे इस द्विघात समीकरण का हल प्राप्त हुआ, इस चर राशि का मान प्राप्त हुआ, x -1 तथा 5/4। यही हमारा इसका हल हो गया, -4, 5/4। प्यारे बच्चों, पहली विधि का अध्ययन हम करने के बाद द्विघात समीकरण के हल करने की सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है श्रीधराचार्य विधि की ओर चलते हैं। श्रीधराचार्य विधि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के हल करने की कुल 3 विधियों में से सबसे महत्वपूर्ण विधि एक श्रीधराचार्य विधि है, जिसके द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0 होता है। ax² + bx + c = 0 होने के उपरांत जब हम इस विधि से इस समीकरण को हल करते हैं, तो श्रीधराचार्य महोदय, हमारे गणितज्ञ श्रीधराचार्य महोदय ने एक सूत्र दिया था, x = -b ±
इक्वल अपॉन 2a। इस महत्वपूर्ण सूत्र में कर्ण में b स्क्वायर माइनस 4ac इस द्विघात समीकरण का विविक्तिकर कहलाता है। विविक्तिकर या हम उसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं और इसे हम कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं किसी बुक्स में आपको इस सूत्र का एक दूसरा रूप दिखाई देता होगा, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ना केवल यहाँ ऐसे d लिखेंगे अपॉन 2a। देखो क्योंकि हम d बराबर यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac इतने को हम विविक्ति करते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। चलिए हम इस प्रकार अभी न देखें, हम सीधे अपने मूल रूप में ही जाएं। हम जानते हैं द्विघात समीकरण के हमारे दो हल प्राप्त होते हैं और वे दो हल कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उनके मान क्या होंगे। माना द्विघात समीकरण के जो दोनों हल हैं जिन्हें हम दो मूल के नाम से जानते हैं वो है अल्फा बराबर माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a तथा दूसरा हल या दूसरा मूल बीटा बराबर माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको देख के एक अजब भाषा लग रहा होगा, ये इतना बड़ा कैसे हम हल करेंगे, किस प्रकार से इसे निकालेंगे। प्यारे बच्चों, आइए मैं एक उदाहरण लेता हूं। उदाहरण के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। यह एक सवाल हमारा प्रश्न है जिसे हम द्विघात समीकरण के रूप में जानते हैं। है भी मानक रूप से तुलना करने के उपरांत यह दिखाई दे रहा है कि यह एक द्विघात समीकरण है। कहा जा रहा है कि इस द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य विधि से सरल कीजिए। सबसे पहला काम होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, इस द्विघात समीकरण में एक की जगह पर या हम ये लिखें कि मानक रूप से तुलना करने पर, मानक रूप से तुलना करने पर आ जाइए। मानक रूप हमारा आप जानते हैं पहले से क्या है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इससे तुलना करिए। आप देखो, ध्यान से देख रहे हो आप, a की जगह पर क्या दिख रहा है 2, b की जगह पर क्या दिख रहा है 5 एंड c की जगह पर क्या दिख रहा है 3। आपने a b c की वैल्यू प्राप्त कर लिया। अब करने कुछ नहीं है, आप अपने श्रीधराचार्य महोदय के द्वारा दिए गए जो सूत्र हैं उस सूत्र में इन a b c के मानों को रख दीजिए, आपके मान प्राप्त हो जाएंगे। अब आपके सामने समस्या होगी कि सब आपने एक सूत्र यहाँ रखा है, इसी सूत्र को फरकट करके आपने अलग अलग यहाँ रखा है। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं, इसी के दो रूप हैं। ये प्लस और माइनस को हमने एक जगह प्लस के रूप में लिखा, एक जगह माइनस के रूप में लिखा। हम एक साथ चलेंगे। आइए देखिए, अब इन दोनों मानों को हम एक साथ प्राप्त कर लेंगे। देखिए कैसे प्राप्त किया जाता है। x इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे हम इस सूत्र में b की जगह पर क्या है 5 है और आगे पहले से ही सूत्र में ऋण लगा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखते रहिए कि ऋण लगाना है। अगर ये b ऋणात्मक होता तो ये ऋण रहता पहले से और पुनः 5 के साथ ऋण जुड़ता, ऐसा यहाँ नहीं है। प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, d स्क्वायर की जगह पर 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर 2, c की जगह पर 3 बटा 2a की जगह पर 2। देखिए ध्यान से, x इक्वल टू -5 प्लस माइनस करनी में 5 बचे 25 और 4 दूनी 8 तरीके 24 बटा 4। आगे देखते रहिए, x इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1, 25 से 24 घटाएंगे 1 पाएंगे
बटा हुआ 4। ध्यान से देखते हैं, x इक्वल टू -5 प्लस माइनस 1 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो 1 ही आएगा बटा 4। यहां आके हमें प्रॉब्लम अब क्रिएट होगी कि हम अब इसके आगे क्या करें। देखो बेटा ध्यान से, अब हम यहां दो चिन्ह एक साथ जुड़े हुए हैं, इन दोनों चिन्हों को हमें अलग करना है। अब एक बार हम लिखते हैं धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, जब धन चिन्ह लेंगे तो x इक्वल टू -5 प्लस 1 अपॉन 4, देन x इक्वल टू -4/4 इक्वल टू -1। हमारे x के एक मान प्राप्त हो गए, क्या? -1। इसी प्रकार ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह जब लेंगे तो x इक्वल टू -5 -1/4 इक्वल टू -6/4। कटा देंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, देन x इक्वल टू -3/2। जैसा हम जानते हैं द्विघात समीकरण के दो हल अथवा दो मूल अथवा दो शून्य प्राप्त होते हैं, वो हमें दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, अर्थात आंसर होगा x बराबर -1 -3/2। जहां तक मुझे विश्वास और उम्मीद है आपको शिष्टाचार विधि समझ में आई होगी। अब मैं इसी पर आधारित दो सवाल आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए। दोनों सवालों को आप गुणनखंड विधि तथा शिष्टाचार विधि से हल करेंगे और उसका हल हमें दिखाएंगे। यदि समझ में नहीं आता है तो मैं पुनः उन्हें समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, ये 3 प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आपको गुणनखंड विधि से और शिष्टाचार विधि द्वारा सरल करना है। नोट कर लीजिए इन्हें।